Standard 12th Commerce, Business Studies, Chapter number 5, Organizing or Organization. So what is organizing? Organizing essentially implies a process of bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specified objectives. Organizing क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो फिर फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, ताकि उनका सही बाइंडिंग करके साथ में लाकर यू एस्टैब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, यानी आप उससे सब कुछ बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. इट एसेंशियली डिटरमाइंस वॉट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल. वो क्या बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी करनी है और कौन से रिसोर्स चाहिए जिसके ज़रिए हम वो गोल अचीव कर पाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग डील्स विथ, ऑर्गेनाइजिंग किससे डील करता है? तो हु विल डू अ पर्टिकुलर वर्क, यानी ये काम कौन करेगा, वेयर इट विल बी डन, कहाँ पर होगा, एंड व्हेन इट विल बी डन, कब होगा. ऑर्गेनाइजिंग इन तीन चीज़ों को देखता है, कौन करेगा, कहाँ होगा और कब होगा. प्लानिंग का किसका कंसर्न है? प्लानिंग का व्हाट टू डू एंड हाउ टू. प्लानिंग में क्या होगा, क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा और कब होगा. ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू. अब अगर ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन के रूप में देखा जाए तो वो क्या होगा, तो क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ सूटेबल पर्सनल, यानी आप एक ऐसा स्ट्रक्चर सेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि जहाँ पे आपने सही व्यक्ति को सही जगह पे रखा हो. डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी, आप हर व्यक्ति के लिए एक रोल तय करेंगे, यानी व्यक्ति क्या काम करेगा वो पहले से तय किया जाएगा, किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी, इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए. डिफाइनिंग इंटर रिलेशन अमंग पर्सनल फॉर प्रोडक्टिव कोऑपरेशन, आप ये डेफिनेशन तय करेंगे कि जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनका रिलेशन कैसा होगा, और आप ऐसा एस्टैब्लिशमेंट करेंगे कि कोऑपरेशन कैसा हो, प्रोडक्टिव हो. क्लेरिफाइंग एन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स एंड लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की क्या होगी वो तय करेंगे, वो स्पष्ट कर देंगे, ताकि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद उसका जो रिजल्ट निकले उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सके. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आप पहले काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका बंटवारा करेंगे. दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी अब एक एक काम आप एक एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देना शुरू करेंगे, उसके लिए आप डिपार्टमेंट खड़े करेंगे. तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद आपने सभी को ड्यूटीज असाइन करना शुरू कर दिया. और चौथा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा, कहाँ इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, वो एस्टैब्लिशमेंट करा करना है. लेट अस सी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड. इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी जो ऑब्जेक्टिव कंपनी ने सेट किए हैं उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी होनी है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाती है. अगेन ऑल द टास्क आर डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़, जितने भी टास्क हैं उन्हें मैनेजेबल एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया जाता है, कौन किसको चीज़ को मैनेज करेगा. दिस लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, मतलब एक व्यक्ति जो कर रहा था वो दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, है ना. इससे क्या होगा कि आप दूसरे व्यक्ति को आप अच्छी जगह पर डाल सकें उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी वो ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का. ऑल्सो द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग दी एम्प्लॉयज़, और वर्कर्स का जो बर्डन है वो भी एम्प्लॉयज़ के आपस में शेयर हो सकता है. सब में काम बढ़ जाएगा, इसलिए काम जल्दी भी होगा, हर एक को कम करना पड़ेगा और बेटर क्वालिटी एक्सपेक्टेड रहेगी. दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन. द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. उन सारी एक्टिविटी के साथ लाया जाएगा जिसका नेचर सेम हो, यानी उसका काम करने का तरीका सेम हो, लगभग सेम हो, और उन सबको इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा. एंड दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड
डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि जब आप एक प्रकार की सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ क्लब करके किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को दे देते हैं, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। द बेसिक एम क्रिएटिंग डिपार्टमेंट इज टू अचीव कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट खड़ा करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल बिठाना है। दिस ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे, यानी आपने जिस डिपार्टमेंट को जो काम दिया है तो वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग उस काम में माहिर हो जाएंगे। एंड दिस कैन बी डन ऑन द बेसिस फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, टेरिटरी, प्रोसेस, कस्टमर एक्सेट्रा। ये किसके बेस पे होगा, फंक्शन के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, टेरिटरी के बेस पे यानी इलाका, रीजन के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, या फिर कस्टमर के हिसाब से, है ना। जैसे जैसे कस्टमर है आपने उसको डिवीजन करना शुरू किया, यानी ये कस्टमर को सिर्फ प्राइस पे ध्यान रखते हैं तो उनके लिए अलग से, ये कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए यानी ये अलग से, है ना। इस प्रकार से आप बंटवारा कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो सीईओ कंपनी का होता है। अगर हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन के बेस पे, तो जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, तो जितने भी प्रोडक्ट, अगर कंपनी प्रोडक्ट डिवीजन को देखती है, तो जैसे मान लो कोई कंपनी थी तो वो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, टेक्सटाइल भी है, कपड़े भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने डिवीजन किस हिसाब से करेगी, प्रोडक्ट के हिसाब से, कि ये कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, ये टेक्सटाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर उसी हिसाब से फंक्शन के हिसाब से भी, कि जैसा जैसा फंक्शन तय करेंगे कि भाई फिनेंस, मार्केटिंग, फिर आपका सेल्स, एचआर, है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से। फिर टेरिटरी, इलाके के हिसाब से, तो मान लो ये नॉर्दर्न रीजन, ये साउथ, ये ईस्ट, या फिर अगर बड़ा बिजनेस है एशिया के अंदर ही है और 3 कंट्रीज़ में है, तो इंडिया रीजन, चाइना रीजन, है ना, मालदीव रीजन, इस हिसाब से। टेरिटरीज को तो वो खुद डिफाइन करते हैं कैसे करना है। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ना। अब डिपार्टमेंट्स खड़े हो गए, आपने काम आइडेंटिफाई भी कर लिया था पहले, अब आपको ड्यूटीज असाइन करनी है। जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी जॉब पोजीशन। किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी रहेगी उस काम में, हर पोजीशन के लिए काम तय कर रखा होता है। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन डज, यानी उसमें आप उल्लेख करेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे कि वो व्यक्ति क्या काम करने वाला है। इट एस्टैब्लिशेस एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। वो क्या एस्टैब्लिश करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस बेंचमार्क, यानी आपसे क्या उम्मीद की जाती है और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ तक आपको परफॉर्म करना है, तो वो स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को काम दिया था तो एंड में जवाबदारी भी उसी की बनेगी, उसके पास अथॉरिटी भी है काम करने की, तो वो साबित क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इट मीन्स जॉब्स आर अलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ विच डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब जो अलोकेट होंगे वो हर डिपार्टमेंट के हर मेंबर को अलॉट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो काबिलियत है, उसके आधार पे। अ ग्रेट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑल्सो कैन अट्रैक्ट बेटर एम्प्लॉयज़। अगर आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर रखा है कि हमको ये व्यक्ति चाहिए, ये काम के लिए चाहिए पर्टिकुलरली, तो आप वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की उम्मीद रख सकते हैं। यानी सामने वो वैसे लोग आपको आएंगे, क्योंकि अगर आपका रोल आप स्पेसिफाई पहले ही कर देंगे तो वो व्यक्ति जो उस काम में माहिर है वो ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट में आएगा। इससे आपको बेटर एम्प्लॉयज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स चौथा उसमें पॉइंट है। अब कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट कर रहा है, ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and whom he is accountable। हर इंडिविजुअल यानी हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर कौन दे रहा है
और वो किसके प्रति जवाबदार है. ही शुड बी क्लियर. तो each individual should know from whom he has to take orders and whom he is accountable. Such relation helps to create hierarchical structure. हायरार्की शब्द कहते हैं ना, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडल है, फिर बॉटम है. टॉप में आपका सीईओ है, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है. मिडल में आपका सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब. और फिर उसके नीचे आपके सुपरवाइजर्स है, फोरमैन है, वर्कर्स हैं. इस तरह से हायरार्की खड़ी हो जाती है. Now the person who gives order is superior, जाहिर सी बात है, and the person who takes order is subordinate. Such relationship shown in an organizational chart. ये इसमें mentioned है. It helps in coordination amongst various departments. तो let us see the organization chart. तो टॉप में आपके पास जनरल मैनेजर है. तो 3 बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फिनेंस. तो प्रोडक्शन में हायरार्की देखिए. प्रोडक्शन में ये जो है ना, ये आपका टॉप मैनेजमेंट है. ये जो है, ये जो लाइन है, ये आपका मिडिल मैनेजमेंट है. ठीक है, यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक आपका मिडिल मैनेजमेंट है. और फिर ये आपका बॉटम या फिर लोअर. अब देखिए प्रोडक्शन में देखिए सबसे ऊपर कौन है, तो प्रोडक्शन मैनेजर, हु इज इंचार्ज ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट. उसके अंडर में एक असिस्टेंट मैनेजर है. उसके अंडर में कौन आएगा, प्रोडक्शन ऑफिसर आएगा, और फिर सुपरवाइजर. अब उसी हिसाब से मार्केटिंग में देखिए, तो सबसे ऊपर मार्केटिंग मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव. और हर डिपार्टमेंट में पोस्ट अपने हिसाब से होती है. नाउ लेट अस लुक एट फिनेंस. तो फाइनेंस मैनेजर है, डेप्यूटी मैनेजर है, फिनेंस ऑफिसर है और फिनेंस एग्जीक्यूटिव है. ये जो है ना, ये प्रोडक्शन ऑफिसर से नीचे वाली लाइन, ये यहाँ से ये तीनों और ये तीनों ये बॉटम में आएंगे. ये प्रोडक्शन मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स आपके आएंगे मिडल में, और जनरल मैनेजर और सीईओ सब आएंगे टॉप में. तो एक बार लेट अस रिकैप. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काम को आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट सेट करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे और रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे. लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इसमें हमें क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है. ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा, क्लैरिटी आएगी वर्किंग रिलेशनशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, फिर चेंजेस को अडॉप्ट कैसे करना है वो बताया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा, यानी लोगों का खुद का डेवलपमेंट होगा, एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. लेट अस सी द इंपॉर्टेंस. नाउ व्हाई ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस. ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी मैनेजर अपने सिस्टम में जो पूरा खिचड़ी होता है, केओस होता है, उसके अंदर एक सिस्टम खड़ा करता है, ऑर्डर लाता है. रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल. अपने आप जो वर्कर्स है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करता है. ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग. अब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, काम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा. लेकिन अपने अगर ऑर्गेनाइज कर दे कि भाई ये व्यक्ति को ये करना है, इसको ये करना है, इसकी ये जिम्मेदारी है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस रहता नहीं है. एंड दिस विल क्रिएट एन एनवायरमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क. तो इसी कारण से ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट होता है. नाउ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म प्रॉपरली. व्हाई? टू कंप्लीट टास्क एंड सक्सेसफुली मीट गोल्स. पहला क्यों, तो आपको टास्क पूरे करने हैं और अपने गोल्स को सक्सेसफुली पूरा करना होता है. दूसरा, फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग चाहिए. फिर तीसरा ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इक्विप करेंगे, उसे वो सारे हथियार देंगे जिसके ज़रिए वो फ्यूचर चैलेंजेस को फेस कर सके, यानी वो सारे रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करेंगे. एंड चौथा, टू पेव द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन डायनामिक एनवायरनमेंट. और ताकि परिस्थितियाँ कैसी भी आए, मार्केट कंडीशन कैसी भी आए,
आप स्मूथली अपने एंटरप्राइज को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने की काबिलियत रख पाएंगे। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मार्केट आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स दी वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है कि जो आपकी वर्कफोर्स, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग से काम अलॉट करता है। दूसरा, स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब ऑन रेगुलर बेसिस। एक वर्कर एक जॉब टाइम पे, ये मोटो होता है इसका। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कोई व्यक्ति बार बार एक ही काम करेगा तो वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा, अगर वो ढंग से करेगा तो। एंड ऑल्सो दिस एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे फ़ायदा क्या होगा, उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, या उस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस। नाउ वर्किंग रिलेशंस आर द नेटवर्क ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग रिलेशन क्या होता है कि जो लोगों का आपस में जो नेटवर्क है, उसमें जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो नेटवर्क है, उसे हम कहेंगे वर्किंग रिलेशन। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। वर्किंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, उससे आपकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्लियर रहेगी, है ना, कोई मिसकम्युनिकेशन का चांस नहीं रहेगा। सबके रोल स्पेसिफाइड है, सबका काम स्पेसिफाइड होता है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। ये भी बताएगा कि कौन व्यक्ति किसे रिपोर्ट कर रहा है और कहाँ से ऑर्डर लेगा। एंड दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को जो भेजना है उसमें जो कहीं गैप पड़ जाती है वो नहीं होगी, है ना, आसानी से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो पाएगी। द हायरार्किकल ऑर्डर हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। और जो हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो आपको हेल्प करेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में, और कहाँ तक आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको क्लेरिफाई किया जाएगा। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही और पूरा इस्तेमाल। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अगर आपने काम स्पेसिफाइड कर रखा है, सबको ढंग से दे रखा है, तो जो काम की ओवरलैपिंग होती है ना, एक काम छूट गया फिर दूसरे पे लग गए सीधा, फिर वो भी आधा रह गया फिर तीसरे पे चले गए थे, वो नहीं होगा। इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज का भी पूरा इस्तेमाल होगा। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन। कि भाई व्यक्ति ए भी वही काम कर रहा था, व्यक्ति बी भी वही काम कर रहा था, जबकि इसको कहा नहीं गया था, तो जो कन्फ्यूजन खड़ा होता है काम को लेके वो भी सॉर्ट रहेगा, और कोई व्यक्ति काम का डुप्लीकेशन नहीं करेगा, यानी एक जैसा काम हर कोई नहीं करेगा। दस मिनिमाइजेज द वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट्स। इसी के चलते क्या होगा, जो रिसोर्स का जो वेस्टेज है और एफर्ट्स का जो वेस्टेज है वो क्या होगा, मिनिमाइज, यानी बहुत कम हो जाएगा। ना बराबर ना नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। अडेप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका जो स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल जो ऑर्डर है, वो क्लेरिफाई करता है। और वेल डिजाइंड एंड फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड। एक वेल डिजाइंड और फ्लेक्सिबल अगर आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है तो आप उसे समय रहते मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर वो रिजिड होगा, चेंजेस उसमें हो नहीं पाएंगे, तो वो काम देगा नहीं। दिस हेल्प्स टू अकोमोडेट नीडेड चेंजेस एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप परिस्थिति के हिसाब से चेंजेस कर पाएंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब उसमें नहीं करना पड़ेगा। यानी सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम थे, आपने उसको वहीं पे सॉल्व कर दिया। अगर सिस्टम रिजिड होगा तो पूरे स्ट्रक्चर पे उसका अफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर सिस्टम फ्लेक्सिबल है तो आप जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। 10 प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, एंटरप्राइज या कंपनी को स्टेबिलिटी मिलेगी, लंबे समय तक कोई चेंजेस में नहीं हो पाएंगे। फिर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स
अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लियर आपको बताएगा क्या जॉब है और क्या उसकी ड्यूटीज़ है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। काम में अगर क्लैरिटी होगी, रिलेशनशिप सही होंगे तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। रोल क्लैरिटी एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगर मुझे मेरा रोल पता है कंपनी में कि मुझे मेरे को यही काम करना होता है तो इससे मैं उस काम को बड़े अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, ये परफॉर्म कर पाऊँगा। एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। छठा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इससे लोगों का भी फायदा है, वर्कर्स का भी फायदा है। कैसे? ना ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स को वो छूट देता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और सबसे बेस्ट वे ऑफ वर्किंग का निकालिए। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। जो डेलीगेशन होगा अथॉरिटी का या काम का, तो मैनेजर को अपना काम वर्कलोड रिड्यूस करने में मदद करेगा। क्यों? उसने ऑलरेडी काम सब में बांट दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मतलब वो सारा काम अपने सर पर लेकर बैठा है। थ्रू डेलीगेशन मैनेजर्स असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन के जरिए मैनेजर्स जो रूटीन काम होते हैं कंपनी के या अपने डिपार्टमेंट के, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को वो देते रहते हैं। इससे उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनको भी मौके मिलते हैं, नया सीखने को मिलता है। इट गिव्स देम द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। तो इससे पर्सनल को जो वर्क आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिलेगा अपनी काबिलियत को एक्सप्लोर करने का, ग्रो करने का, और वो मौका देगा इनोवेटिव आइडियाज़ को बाहर लाने का। इट ऑल्सो डेवलप्स द सबऑर्डिनेट्स एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद चैलेंजेस एंड हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ये क्या डेवलप करेगा? किसी भी सबऑर्डिनेट की एबिलिटी को, ताकि वो इफेक्टिवली बिना किसी चैलेंज के इफेक्टिवली चैलेंजेस के, भले ही चैलेंजेस कितने मुश्किल क्यों ना हो, व्यक्ति अपने पूरे पोटेंशियल से काम करने की कोशिश करेगा और अपने पूरा पोटेंशियल वो पहचानेगा पहले तो। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजिंग एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डिविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करता है कि वो एग्जिस्टिंग रूल्स को हट के नए नए चैलेंजेस को टेक अप करें। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस डिपार्टमेंट्स। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो किसी भी बिजनेस के पास आप और जॉब पोजीशन खड़ी कर पाएंगे, डिपार्टमेंट्स खड़े कर पाएंगे। यानी इससे आप नौकरी भी दे रहे हैं और अपने काम को माइन्यूटली मैनेज कर रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन्स, एक्सपैंडिंग टू न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज एक्सेट्रा। तो वो क्या करता है? आपकी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा। यानी अब तक आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब दूसरे में आ गए, तीसरे में आ गए। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस यही किया, दे केप्ट ऑन डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोडक्ट लाइन्स एंड दे ऑल्सो एक्सपांडेड टू न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज। नए नए इलाकों में गए। जैसे जियो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो जियो सिर्फ पहले इंटरनेट से शुरुआत हुई, फिर कॉल्स पे, उसके बाद आज जियो फाइबर है, जियो वो अपना DTH है। दे केप्ट ऑन एक्सपांडिंग। और लोकेशंस देखिए आप, जहाँ कोई नेटवर्क आज तक पहुँचा नहीं वहाँ जियो पहुँच गया। तो इससे फ़ायदा रहा उनको। एंड ऑल दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट। इससे इसका आउटकम क्या निकलेगा? आपका एक कस्टमर बेस तैयार होगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी और प्रॉफिट अपना बढ़ेगी। जियो में यही हुआ। आज से 3-4 साल पहले तक जियो का कोई आता पता नहीं, कौन जियो क्या कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे जियो ने अनाउंस किया वी आर ब्रिंगिंग इन ऑल दिस, लोग लाइनों में खड़े हो गए चीज़ों को लेने के लिए, सिम्स को। आज देखिए जियो स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग टू मोर देन 70 करोड़ पीपल और कस्टमर्स। Thus, organizing helps in the growth and diversification of an enterprise. हमने क्या देखा इस चैप्टर में? तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेस लाइन देखा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप देखा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स देखा, अडॉप्शन टू चेंज देखा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल देखा, एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ देखा। द लेसन स्टैंड्स ओवर।